तो लास्ट लेक्चर में हमने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स की बात करी थी, और हमने ये भी देखा था कि एक आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में देयर एग्जिस्ट इन्फिनिटी मैनी आइगन वेक्टर्स। ओके, तो आइगन वेक्टर्स वहां पर अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वी हैव अ कलेक्शन ऑफ आइगन वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू अ आइगन वैल्यू। एक आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में आइगन वेक्टर्स का कलेक्शन है। तो हम एक चीज देखते हैं कि आइगन वेक्टर कभी हमारे पास जीरो नहीं होता। जीरो जो वेक्टर होता है वो आइगन वेक्टर नहीं बनता। इट मीन्स दैट इन द कलेक्शन ऑफ द आइगन वेक्टर देयर विल बी मिसिंग जीरो, है ना। वहां पर जीरो मिसिंग होता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने जीरो इंक्लूड कर दिया उसके अंदर। हमने एक लिखा भी था रिमार्क लास्ट क्लास के अंदर कि कलेक्शन ऑफ आइगन वेक्टर्स टुगेदर विद जीरो वेक्टर इज फॉर्म अ सब स्पेस ऑफ वी, है ना। वो वेक्टर स्पेस का एक सब स्पेस बनाता है। यही कहते हैं इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस, फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस, हो ना। तो उसी को हम आइगन स्पेस बोलते हैं। ठीक है, तो लेट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ आइगन स्पेस, है ना। आइगन स्पेस की डेफिनेशन को लिखते हैं। लेट्स डिफाइन। तो आइगन दैट इज योर आइगन स्पेस is what? So if I'm just taking lambda be an eigenvalue of a linear operator t, linear operator t, then the eigenspace, then the eigenspace with respect to lambda is denoted by इसको ऐसे डिनोट करते हैं ई। ई मतलब आइगन स्पेस विद रिस्पेक्ट टू द आइगन वैल्यू लेम्डा एंड इज गिवन एज वही आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर की जो डेफिनेशन है वी विल यूज लाइक दिस इज जस्ट इक्वल टू such vector such that t or if applying it will equals to lambda times v। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जीरो वेक्टर भी इस चीज को फॉलो करता है ना। तो इट मीन दैट कि यहाँ पर जीरो भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट जीरो वेक्टर नॉट अ वेक्टर आइगन वेक्टर, वो आइगन वेक्टर नहीं होता है। बट ये जो हम स्पेस बना रहे हैं इसमें जीरो वेक्टर की जरूरत पड़ती है फॉर द फॉर्म ऑफ वेक्टर स्पेस, इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी का होना जरूरी होता है वेक्टर स्पेस के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास दिस इज द वेक्टर स्पेस। ओके, तो दिस इज द फॉर्म ऑफ वेक्टर स्पेस, दिस इज कॉल्ड आइगन स्पेस। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल द आइगन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द this eigenvalue lambda is form a vector. Okay, so let's write a result on this. Let's write a result. So if I'm saying कि t, ये जो हमारे पास जो ये स्पेस बनेगा दिस विल बी द सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस। ये कौन से डोमेन के मेंबर से हमारे पास है, तो डोमेन के लिए सब स्पेस है। तो लेट t be a linear operator on the vector space vf. Okay, so if this lambda is an eigenvalue of t, okay, then you can say then the eigenvector, then the eigenspace of lambda is, eigenspace को कैसे डिनोट करते हैं, ई लेमडा
is a subspace of Bn. Okay, so that is the itself a vector space, and कह सकते हो that is a subspace of the vector space V. ओके, अब हम जो आइगन वैल्यू है उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की बात करेंगे. तो लेट्स डिफाइन. सबसे पहले हम अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी डिफाइन करें. ओके, तो ये क्या होता है कि हमारे पास कोई भी आइगन वैल्यू और कितनी बार अपेयर होती है ना. तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी तुम्हारे पास क्या है. तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यू, जो नॉर्मली हमारे पास जितने काउंटिंग ऑफ रूट, जैसे एक रूट कितनी बार आ रहा है तो उसकी जो काउंटिंग होती है जैसे कॉल्ड अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यू इज द नंबर ऑफ times it appears as the root of the characteristic. है ना. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का कितना नंबर ऑफ टाइम टू अपेयर होता है, कितना उसकी मल्टीप्लिसिटी होती है, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी. व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी. इसको हम शॉर्ट में एम भी लिखते हैं. दिस इज कॉल्ड एम, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी. एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, जो हमारे पास आइगन स्पेस बनता है किसी भी आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में, उसकी डायमेंशन क्या है. ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज व्हाट. Here you can say Gm of an eigenvalue is defined to the dimension to be the dimension of its eigen. है ना. तो वो हमारे पास ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी डिफाइन होती है. ठीक है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि हमारे पास जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है उससे हमेशा लेस और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है. इफ आई एम सेइंग कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी किसी भी आइगन वैल्यू की 1 है, तो 110% ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी उसकी 1 ही. ठीक है, दैट सम आइगन वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा होगा, आइगन वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा होगा, दैट विल बी यूनिक बाय द स्केलर मल्टीप्लिकेशन. मतलब ऐसे तो हम अगर किसी आइगन वैल्यू के स्केलर मल्टीपल्स लिखें तो अप टू इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, है ना, हमारे पास 1 ही आइगन वेक्टर होगा. तो यू कैन जस्ट से कि यहाँ पर अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज लेस और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, है ना, फॉर ईच आइगन वैल्यू. तो अगर मान लो हमने बोला कि हमारे पास अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी उसकी 1 है. लेकिन जब अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हमारे पास 2 है तो उस केस में हमारे पास ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी या तो 1 होगी या फिर 2 होगी. लेकिन अगर अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी मान लो 3 है तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है ना. और अगर अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 4 है तो अप टू 4, मतलब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4, है ना. तो फॉर ईच आइगन वैल्यू, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि हमारी जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है दैट इज लेस और इक्वल टू
algebraic multiplicity, and at least one मल्टीप्लिसिटी तो होगी ही होगी किसी भी आइगन वैल्यू के लिए, तो वी कैन से रिमेंबर दिस थिंग। तो हमें हमें इसका कैलकुलेशन करना होगा, फाइंड करना होता है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी हम आगे काम करेंगे। तो लेट्स राइट अ रिमार्क दैट रिमार्क है फर्स्ट कि इफ आई एम जस्ट सेइंग कि इफ दिस इज अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यू, एन आइगन वैल्यू इज 1, अगर इसकी आइगन वैल्यू 1 है, देन क्लियरली आप लिख लीजिए ताकि ध्यान रहे चीजें। क्लियरली इट्स ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज आल्सो 1, इज आल्सो क्लियर। और इफ आई एम जस्ट सेइंग कि अनदर थिंग कि वही बात है, अगर हमारे पास अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी 1 और 2। तो इफ आई एम जस्ट सेइंग कि एफ अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी is 2, then geometric multiplicity is 1 or 2. There are two possibilities, 1 or 2. 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। So we will find the dimension of eigenspace. ठीक है। So next you can just say if it is 3, if AM is 3, then you can say then the geometric multiplicity क्या क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, इज जस्ट इक्वल टू 1 और 2 और 3। ओके। तो अब जरा हम आइगन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात कर लेते हैं। वी हैव सपोज दैट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लेमडा आई ये होता था ना, इज जस्ट इक्वल टू 0। तो इफ आई एम जस्ट सेइंग कि यहाँ पर a है, सपोज दैट हमने सेकेंड ऑर्डर का वो लिया, दिस इज योर A11, A12, A21 और A22। ये हमने मान लो सपोज सेकेंड ऑर्डर की हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली। इसके रिस्पेक्ट में अगर हम A माइनस लेमडा आई कैलकुलेट करें तो आपको क्या मिलेगा, यू कैन सी हेयर दिस इज A11, A12, A21 और A22 minus have this is identity matrix, so lambda 0 0 lambda, and from here you will get this is your A11 minus lambda, and this is A12 and this is A21 and A22 minus lambda. And now I'm going to find the determinant of this A minus lambda I is equals to 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, you simply do this thing, this is your A11 A minus lambda, A12 A21 और A22 minus lambda। इसका डिटर्मिनेंट आप निकालिए, देखिए क्या मिल रहा है। तो when you find the determinant you will have to A11 minus lambda into, ऐसे करते हैं ना, into you know that this is A22 minus lambda माइनस का A12 और A21 is equal to 0। So from here you will just have this is A11 A22, okay। फिर इसको इसके साथ तो माइनस का A11 लेमडा माइनस का A22 लेमडा एंड दिस मल्टीप्लाइड विद प्लस ऑफ लेमडा स्क्वायर एंड दिस इज माइनस A12 A21 इज इक्वल टू 0। So you can see clearly this is your lambda square और इसमें माइनस आप बाहर ले लीजिए तो ये हो जाएगा A11 प्लस A22 of lambda and this is plus this is plus this is A11 A22 and माइनस का A12 A2। तो हमारे पास जो आइगन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी क्वाड्रेटिक बनी पहली बात, और दूसरी बात ये कि हमारे पास मैट्रिक्स थी A11 A12 A21 और A22। थोड़ी देर के लिए इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लिखते हैं, इफ जस्ट राइटिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ इट। तो दिस इज A11 A22 माइनस का A12 A21, ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा।
A11 इंटू A22 माइनस का A21 माइनस A12, और इसका जो ट्रेस है, ट्रेस ऑफ A इज व्हाट, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्रेस, तो दिस इज A11 एंड प्लस का A22। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखा क्या है, दिस इज ट्रेस एक्चुअली, और दिस इज योर डिटर्मिनेंट ऑफ योर मैट्रिक्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर। ओके, so if you want to write in the short way, so this is lambda square minus this is trace of A in, into lambda, and plus this is your determinant of is just equal to 0। ओके, तो हमको अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं, दिस इज और लेमडा स्क्वायर माई ट्रेस ऑफ ए, लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम इस कैलकुलेशन से बच गए, अगर हमको डायरेक्टली चीजें पता है, फार्मूला पता है, तो इतनी कैलकुलेशन जो हमें 30 सेकेंड या 20 सेकेंड लग रहा है इतना करने में, तो वो समय हम बचा सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो कुछ एक तो इसके लिए आप याद कर लो, और एक थर्ड ऑर्डर के लिए आप दिमाग में रखो, ठीक है। तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, राइट रिजल्ट नंबर 5, दिस इज, इफ यू कैन मेमोराइज यू कैन, अदरवाइज तो आपके पास है ही है, इसका डिटरमिनेंट ही ये तो आपको लिखना है ना। एंड इफ द मैट्रिक्स इज 3 ऑर्डर, तो आपको थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन अगर आप फार्मूले से जाते हैं तो आप इजीली चीजों को, जो जरूरत की चीजें उनको कैलकुलेट कर लेंगे फटाफट। तो लेट अस राइट हियर रिजल्ट 5, व्हाट नंबर 1, पहला जो हमने फार्मूला लिखना है वो यही जो हमने अभी ड्राइव करा है। तो फॉर a 2 by 2 मैट्रिक्स, 2 by 2 मैट्रिक्स A, the characteristic equation is your lambda square minus trace of A lambda plus determinant of A, जो हमने अभी निकाला है ना, is just equal to 0। So this is got the second order matrix। Okay, next आइए थर्ड ऑर्डर के लिए देख लेते हैं क्या फार्मूला लिखेंगे। तो फॉर 3 by 3 मैट्रिक्स A, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज लेमडा क्यूब, यहाँ पर क्यूबिक होगी, माइनस ट्रेस A of lambda square, and plus this is your cofactor of the diagonal element A11 plus the A22 plus the A33 and lambda and minus the determinant of A। So we will start from minus plus minus, पहली बात तो साइन चलता है, दूसरा we are starting from trace, and then अगर हमारे पास 3 by 3 के हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, सपोज दैट A is of order 3, so you have like this A11 A12 A13 A21 A22 A23 and A31 A32 and A33, ये मान लो हमारे पास 3 by 3 हमारे पास जनरल मैट्रिक्स है। तो क्लियरली यू नो दैट कि ट्रेस इसका सिंपली आपने डायगोनल एलिमेंट का सम करा, A11 प्लस का A22 प्लस का A33, तो ये तो आपका ट्रेस आ गया। व्हाट इज A11, कैपिटल A11, तो दिस इज योर कोफैक्टर इट द डायगोनल एलिमेंट A11 A22 एंड A33। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, यू नो दैट डायगोनल पे हमेशा पॉजिटिव रहते हैं साइन, तो हमारे पास केवल हमें इनके माइनस निकालने पड़ेंगे। ये हमारे पास एलिमेंट एक कॉलम गया, ये रो गया, तो यू हैव दिस A22 A23 A32 and A33। तो दिस इज योर A11। सिमिलरली A22 जब आप लिखने जाएंगे तो दिस रो एंड दिस कॉलम इज रिमूव्ड, so you have A11 A13
and A31 and A33. Okay, and similarly this A33 जब आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमारे पास ये कॉलम एंड दिस रो इज रिमूव्ड, so this is your A11, A12 and A21 and A22. Okay, so we will able to calculate these values easily because हम पूरा a minus lambda I करके फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाल लें, that is some time taking task. ओके, लेकिन वी इफ वी नो दिस फार्मूला, ये फार्मूला वहीं से बना है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे पूरा तो यही फार्मूला हमारे निकल के आएगा डेरिवेशन, एंड इसका डिटर्मिनेंट ऑफ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इफ यू जस्ट फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो आपको पता ही है A11 एंड दिस इज रिमूव, दिस इज A22, A22, A23 एंड दिस इज A31, 32 एंड A32, एंड फिर यहाँ पर माइनस लगाते थे A12 एंड दिस एनी रो यू कैन टेक A21, A23 and this is A31 and A33, and then you can just see कि हमारे पास दिस इज योर A1, तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम और ये रो चली गई, तो A21 और A22 एंड दिस इज A31 एंड A3. ओके, तो दिस इज एक्चुअली डिटर्मिनेंट, तो ये चीजें हम निकाल सकते हैं इजिली फॉर अ मैट्रिक्स, एंड देन यू कुड पुट इन दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में आप पुट करेंगे दिस इज योर लेमडा क्यूब इज हियर, लेमडा क्यूब माइनस द ट्रेस ऑफ लेमडा स्क्वायर, तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, where you can just write this an is what, where this a11 जैसे a11, a22, a33 denote the cofactor of the diagonal, denote. ओके, तो ये फार्मूला याद करके आप प्रैक्टिस करिए इसके ऊपर, इवन दो जब आप ए माइनस लेमडा आई करके भी निकालिए 2-3 बार, तब एक प्रैक्टिस बन जाएगी, तो जब आप एग्जाम रूम में आप कर रहे होंगे तो क्वेश्चंस इजीली होंगे, आपको डिफिकल्टी नहीं होगी कैलकुलेशन करने में. ओके, और इफ देयर इज एन बाई एन ऑर्डर, तो उसको हम लिख दे रहे हैं एज अ जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, बट आप उसको याद ना करिएगा क्योंकि करेंगे तो वहाँ कंफ्यूज होंगे, तो ये हम जनरल वे में लिख दे रहे हैं कि अगर n बाई एन ऑर्डर का है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, तो दिस इज योर फॉर n बाई एन मैट्रिक्स A, है ना, so this characteristic equation part will be characteristic equation is lambda to power n minus s1 lambda की पावर n minus 1 plus s2 lambda की पावर n minus 2 and up to dot 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 plus minus 1 की पावर n into sn is just equal to 0. Okay, where sk क्या है, this is the sum of principal minors of order k. तो प्रिंसिपल माइनस क्या होते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स को लेकर माइनस बनते हैं उनको प्रिंसिपल माइनस बोलते हैं. तो अगर मान लो n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो वहां पर 2 ऑर्डर के भी प्रिंसिपल माइनस हैं, 3 ऑर्डर के भी हैं, 4th ऑर्डर की हैं, इस तरीके से हमारे पास प्रिंसिपल माइनस हैं. यू कैन जस्ट सी कि डायगोनल एलिमेंट, तो अगर हम वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव एंड वी आर टेकिंग स्टार्ट, अभी देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अगर फर्स्ट इसमें देखो तो क्या था, ये ट्रेस था, ट्रेस के अंदर क्या था A11, A22, A33, मतलब डायगोनल में जो 1 ऑर्डर के हमारे पास प्रिंसिपल माइनर्स थे उनका सम था. ठीक, उसके बाद हमारे पास A11, A22, A33 आया, तो डायगोनल पे ही देखो कैसे हो रहा है यहाँ पर, पहले तो हमारे पास A11 का मतलब क्या हुआ कि ये है तुम्हारे पास A11 का मतलब ये वाला माइनर है ना, ये पूरा और ये, फिर जब हम A22 की बात कर रहे हैं तो वी आर टेकिंग ये इसको हम हटा रहे हैं, इतना पोर्शन हटाने के बाद जो बचा वो हमारे पास जैसे A11, A13, A21 है, इट मीन डायगोनल के रिस्पेक्ट में जो माइनर्स निकल रहे हैं बाय द ऑर्डर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो इनका जो हमारे पास
सम कर रहे हैं, दैट इज डिफाइंड बाय एस टी, है ना एस। तो वहां पर अगर S1 का मतलब है तो वन ऑर्डर के सारे माइनस थ्रू आउट द डायगोनल, उनको हम प्रिंसिपल माइनस बोलते हैं। ओके, इसी तरीके से H2 का मतलब है सेकेंड ऑर्डर के, H3 का मतलब है। तो इस तरीके भी आप दिमाग में आप रख सकते हैं। इफ यू नो द प्रिंसिपल माइनस यू कैन एबल टू कैलकुलेट एंड यू देन इजीली फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। So this where this Sk uh, is the sum of the principal minus of order k, clear? So this is the sum of the principal minus of order k. ओके, यहाँ तक समझ में आई बातें? प्लीज बताएं। ओके, आकाश जी हैं आप क्लास में? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओह दैट गुड। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट लिखने जा रहे हैं, और इसको आपको इतना दिमाग में आपको बता लेना है कि ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। हमने जब हम क्वेश्चंस देख रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन जब हम अपनी जर्नी में थे तो देखते थे कि बहुत सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट, इस रिजल्ट के ऊपर बेस्ड होते थे। तो लेट अस सी, आई एम जस्ट राइटिंग द रिजल्ट 6। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। let A be any square matrix of order n such that rank of A is just equal to R। Everybody know the rank, है ना? हमारे पास, हम वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, मतलब जीरो ऑर्डर, वन ऑर्डर, टू ऑर्डर, है ना? और जिस ऑर्डर पे जाके हमको नॉन जीरो माइनर मिल जाता है, ठीक है, मतलब हम रिड्यूस करते जाते हैं अपनी, जैसे कि डिटरमिनेंट पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद n-1 ऑर्डर के हम माइनस लिखना शुरू करेंगे, फिर n-2 ऑर्डर के, इस तरीके से वी आर चेकिंग द माइनर। तो जिस जिस पोजीशन पे जाके हमको नॉन जीरो माइनर मिल जाता है जितने भी ऑर्डर का, वही उसकी क्या कहलाती है? रैंक कहलाती है। दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंटल रैंक ना, डिटर्मिनेंट के अप्रोच से करते हैं। फिर हम लोग रो रैंक की बात करते हैं, कॉलम रैंक की बात करते हैं, एंड दीज ऑल आर सेम फॉर, बट हम उसमें देखे थे कि हम जब रो रैंक बोलते हैं तो हम रो ऑपरेशन का यूज करके उसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रो रैंक। फिर इसके बाद कॉलम रैंक क्या होता था? कॉलम इक्विवेलेंट फॉर्म को हम ऑपरेट करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, उसमें एक बहुत कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखा होगा कि हम कॉलम स्पेस और रो स्पेस की बात करते हैं। तो उसमें जब हम कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि हम अगर मान लो कॉलम स्पेस की बात कर रहे हैं, तो वी नीड द इंडिपेंडेंट टाइप, मतलब वेक्टर, है ना, फॉर द फॉर्म द बेसिस, बेसिस के रिस्पेक्ट में हम उस स्पेस को बनाते हैं। तो उसके लिए हम कॉलम ऑपरेशन का यूज करते हैं फॉर द कॉलम ऑपरेशन का यूज करेंगे फॉर द कॉलम स्पेस, एंड रो ऑपरेशन फॉर द रो। So we are talking about this result. Let A be any square matrix of order n such that its rank is R। ठीक है, इसकी रैंक R है, और this order of this matrix is your n, then then uh, at least n minus R eigenvalues
वैल्यूज आर जीरो। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ऐसा होता है, इफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स वी हैव टेकन एंड इट्स ऑर्डर इज एन एंड उसकी अगर रैंक आर है, तो डेफिनेटली एट एटलीस्ट एन माइनस आर आइगन वैल्यूज जीरो होंगे। अगर मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 5 है, बट उसकी रैंक 3 आ रही है, तो कम से कम दो आइगन वैल्यूज उसके पास जीरो। ठीक है। हो सकता है कि और भी आइगन वैल्यूज जीरो हो, ये आई डोंट नो, बट टू होंगी ही होंगी। और फॉर नीड डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट तो जीरो होगा ही होगा, क्योंकि रैंक उसकी जो है कम है उसके नंबर ऑफ कॉलम से, है ना। तो हमारे पास उसका जो डिटर्मिनेंट है वो तो डेफिनेटली जीरो होना ही होना है, इसका मतलब एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू वहां पर जीरो है ही है। बट एन माइनस आर आइगन वैल्यू जीरो होती है। तो कभी अगर मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है, यू एबल टू फाइंड द रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए इस पे डिस्कशन कर रहे हैं ताकि ये दिमाग में आपके बस जाए। ठीक है। कि अगर मान लो कोई एक बड़ा सा मैट्रिक्स दिया हुआ है ज्यादा ऑर्डर का, बट आपको पता है इसकी रैंक 2 है ना। तो अगर आपने उसकी दो आइगन वैल्यूज या एक आइगन वैल्यूज, आपने दो आइगन वैल्यूज देख ली, ठीक है, तो बाकी आइगन वैल्यूज आपको सर्च करने की जरूरत नहीं, वो जीरो ही होंगी। कभी कभी हमको हमारे दिमाग में अगर ये रिजल्ट नहीं होता है, तो हम और आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करने पे जुट जाते हैं। और जब और दूसरा जब आप वो बनाएंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अंदर आपको लेमडा की पावर जितनी जितनी आइगन वैल्यू जीरो है उतनी लेमडा की पावर जो है बाहर आ जाएगा आपके उसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अंदर। ओके, सो दिस रिजल्ट इज इम्पोर्टेंट, आप इसे रिमेम्बर कर लीजिएगा। हमारी मीटिंग ओवर हो रही है, तो इसलिए नेक्स्ट मीटिंग आफ्टर 5 मिनट यू ज्वाइन। हम इस मीटिंग को एंड कर रहे हैं अभी। ओके, प्लीज लेट मी नो कि जो रिजल्ट लिखे हम लोगों ने, जो डिफिनीशन पढ़ी, वो समझ में आई कि नहीं। प्लीज बताएं मैसेज करके, फिर हम कुछ और रिजल्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। ओके, ओके ठीक है, तो फिर हम लीव कर रहे हैं, 5 मिनट बाद आप नेक्स्ट मीटिंग को ज्वाइन करेंगे। ओके, नेक्स्ट मीटिंग जो आपको भेजा है मैंने लिंक ना, उसी लिंक, जो दूसरी वाली लिंक है जिसमें ये दिखा रहा होगा टाइमिंग 8:45, उस टाइमिंग से आपको ज्वाइन करना है। उस सेम लिंक ही हम जो है उसी लिंक से आपको ज्वाइन करना है। ओके, चलिए ठीक है, आप लोग जो है 5 मिनट बाद ब्रेक लेके ज्वाइन करिए।